Welcome again in our third video of the chapter Cell of class 9th. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे गोल्जी बॉडी के बारे में। हमने सारी चीज़ें बता दी थी। मोस्टली मैच्योरेशन होता है इसका फंक्शन, पैकेजिंग होता है, मटेरियल की पैकेजिंग कर रहा है, और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपको याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन्स and glycolipids. These are the basic functions of Golgi apparatus. उसके बाद हमने ये जो बात कही थी कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, these structures are known as cisternae. जो एक के ऊपर एक पाइल अप हो रखे हैं, हमने बताया था लास्ट क्लास में, सिस फेज और ट्रांस फेज। यहाँ से फॉर्म हो रहा है कोई भी चीज़, यहाँ से एंट्री ले रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, पैकेजिंग के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर और है जिसका नाम है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी apparatus। जो लाइजोसोम्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? गोल्जी apparatus से ही फॉर्म हो रहे हैं, और गोल्जी apparatus से फॉर्म हो रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। किस फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं? वेसिकल्स की फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं। किस फॉर्म में? वेसिकल्स, यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, या फिर कह सकते हैं सर्कुलर वेसल्स की फॉर्म में लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। खास बात क्या है लाइजोसोम्स की? दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, ये एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस हो गए, और एक और एंजाइम आता है लाइपेजेस। तो बेसिकली लाइजोसोम्स जो सर्कुलर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये किससे फॉर्म हो रहे हैं? गोल्जी apparatus से फॉर्म हो रहे हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है, आप समझ जाइए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी कि ये कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। intercellular and extracellular digestion. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर लाइजोसोम्स बस्ट हो जाते हैं तो ये पूरे सेल को खत्म कर देते हैं। दैट इज वाई लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसलिए इनको एक और नाम दिया गया है, सुसाइडल बैग्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जितना भी ऑर्गेनेली डेड हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है या फिर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? लाइजोसोम्स ही हेल्प कर रहे हैं उसके डाइजेशन में। तो हमने क्या क्या जान लिया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जान लिया है, गोल्जी apparatus जान लिया है, न्यूक्लियस जान लिया है, उसके बाद हमने पढ़ा लाइजोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। लाइजोसोम्स के जैसा ही हमारे सामने एक और स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो हम इसको देख सकते हैं कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ अ प्लांट सेल। कि जो हमारा प्लांट सेल होता है उसी में आपको वैक्यूल देखने के लिए मिलेगा। अभी दिखा देते हैं वैक्यूल, देखिए। और खास बात आप नोटिस करेंगे कि जो प्लांट सेल का 90% स्पेस है, ये देखिए, प्लांट सेल का जो 90% स्पेस है वो कहीं ना कहीं कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? ये वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है। खास बात क्या होती है वैक्यूल की? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल मेम्ब्रेनस। और उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट। द सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जा रहा है? प्लांट सेल के केस में पाया जा रहा है। और प्लांट सेल के केस में पाया जा रहा है। अगर एनिमल सेल के केस में पाया जाता है तो कभी कभी छोटा मोटा साइज में होता है, बट रेयरली अगर हो रहा है। खास काम क्या है कि इसके अंदर होता है वाटर, 90% वाटर होता है,
सैप होता है, सॉल्ट्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेल को ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, बाय मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अगर पानी एंटर कर रहा है सेल के अंदर तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेजर रोल है वैक्यूल का। अगर वैक्यूल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो जो आपका वाटर है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। दीज आर द बेसिक। तो आप देख सकते हैं दो तरीके के वैक्यूल होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और एक फूड वैक्यूल होता है, जैसे कि अमीबा वगैरह में फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल के बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज ऑर्गेनेली ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया also known as power house of the cell। क्यों बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, किसका प्रोडक्शन हो रहा है? एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है आपका, वो कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन। किसकी साइट है? सेल्यूलर रेस्पायरेशन की साइट है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख लेते हैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया को। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। खास बात क्या है कि ये अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स कैरी करता है, यानी कि ये खुद से डिवाइड हो जाता है, इसको सेल के डिवीजन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इट इज अ सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? सॉसेज। मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं इट इज सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है। और खास बात आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती हैं। आप देख पा रहे हैं, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली। इनर मेम्ब्रेन ने क्या कर दिया है? इनसाइड फोल्डिंग्स, यानी कि इनर फोल्डिंग्स कर दी हैं, एंड दीज इनर फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग हो गई है इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। अब ये फोल्डिंग्स हुई क्यों हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन। यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन थी इसने अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स कर दी हैं, और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। और इन इनफोल्डिंग्स की वजह से क्या हुआ है? इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। ये जो अंदर वाला कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं आप दो मेम्ब्रेन के बीच का, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई आपकी और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो मेजर फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मेजर फंक्शन आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है मैंने, दैट इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन। यानी कि जो सेल रेस्पायर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ O2, एरोबिक रेस्पायरेशन जिसको हम बोल देते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। खास बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको नोट करनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, यानी कि इसका अपना डीएनए होता है और खुद के पास ही राइबोसोम्स होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल।
ये हायर क्लासेस में आप समझेंगे। इसको इतना भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सेल ने अपने आप को सेल के अंदर रखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्लास्टिड्स। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था प्लास्टिड्स क्या होते हैं। दीज आर ओनली फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स। एनिमल सेल के केस में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। कैसे हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। इसमें हमारी 3 वैरायटी आती है। सबसे पहले आती है एमाइलोप्लास्ट, मैंने एक और वीडियो में बता रखा है। उसके बाद आता है इलाइयोप्लास्ट, और लास्ट आता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट। These are the 3 major kinds of plast, that is 3 major kinds of leucoplast. Helps in the storage of starch, oils and proteins. These helps in the storage of starch or carbohydrate. These helps in the storage of oil or fats, and these helps in the storage of proteins. Another important leucoplast, that is chromoplast. Containing major pigments, that is xanthophyll, which gives yellow orange color to the plant. But जब हम बात कर रहे हैं आज हमारा जिसको हमने पढ़ना है that is क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है जो हमने पढ़ना है आज, उसकी हम बात करें तो वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो डायग्राम से देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। एक काइंड का प्लास्टिड है जो किस में पाया जा रहा है? प्लांट सेल में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है? प्लांट सेल में पाया जा रहा है। डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो खास बात जो फीचर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के पढ़े थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही होता है कि इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसा है? ये भी डबल मेम्ब्रेन कैरी कर रहा है। कितनी मेम्ब्रेन कैरी कर रहा है? डबल मेम्ब्रेन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको और एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। गॉट इट। खास बात आप क्या देखते हैं, इसके अंदर स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पेशल मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं और ये मेम्ब्रेन क्या करती हैं? एक के ऊपर एक इकट्ठा होके पाइल बना लेती हैं और इसी पाइल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको जैसे सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, कॉइल्स, हमारे कॉइन्स रखे हुए हैं, कॉइन्स का ढेर लग गया। गॉट इट। तो ये क्या है? हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। दूसरा आप देख रहे हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अलावा जितना भी रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जितना भी रीजन आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अलावा दिख रहा है, दिस रीजन इज नोन एज स्ट्रोमा। अब खास बात क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। एक नंबर के क्वेश्चन है ये, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? किचन ऑफ द सेल बोल रहे हैं। किसको? हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोल दे रहे हैं। खास बात ये जो आपको दिख रहा है थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा, यहाँ पर 2 तरीके की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अगर थाइलाकॉइड की बात करें तो यहाँ पर हो रही है आपकी लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और स्ट्रोमा की बात करें तो यहाँ पर हो रही है आपकी डार्क रिएक्शन। Another important thing, it also consists of its own DNA प्लस राइबोसोम। इसके पास भी अपना खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, यानी कि खुद से डिवाइड हो सकता है। और खास बात कि एक ग्रेना के सेटअप से दूसरा जो ग्रेना का सेटअप कनेक्टेड होता है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्ट्रोमा लैमेलाई के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? स्ट्रोमा लैमेलाई। गॉट इट। और यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन का जो बीच का स्पेस है वो आपको क्या बोल दे रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दे रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिड।
मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनेलीज आर कवर्ड, हमने जान लिया है, हमारा राइबोसोम के बारे में भी जान लिया हमने जब हमने बताया था फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन सिंथेसिस। तो लास्ट हमारा आता है दैट इज सेंट्रोजोम। इसके बारे में सिर्फ आपने ये जानना है कि एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि फाइब्रिल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फाइब्रिल्स के बने होते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। खास बात, जो सेंट्रोजोम है, जो सेंट्रियोल्स है, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते सेंट्रियोल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रियोल्स के बारे में, दे हेल्प्स इन सेल डिवीजन। किसमें मदद कर रहे हैं? सेल डिवीजन में मदद कर रहे हैं। तो मोस्टली टॉपिक्स हमारे कवर्ड हो चुके हैं। जो भी हमने ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा है, हमारे मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनेली कवर्ड हो चुके हैं। एक बार पीछे रिवाइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, उससे पीछे हम देखते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट, उसके पीछे हमारा प्लास्टिड्स हो गया, फिर हमारा आता है उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पीछे जाते हैं थोड़ा सा तो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे गोल्जी एपरेटस, फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। उससे पहले हमने सेल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है इन 3 वीडियोस में। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, आप कभी भी कॉल करके उस पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क फ्रीली। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।